नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य नेता समारोह में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय विधेयकों की स्वीकृति के लिए समय सीमा के बारे में राष्ट्रपति के संदर्भ पर आज अपनी राय देगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया। अब कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में सरकारों को वायु प्रदूषण के बीच खेल स्पर्धाएं स्थगित करने को कहा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। कल श्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। पटना में गठबंधन के 5 घटक दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। एनडीए ने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नेता सम्राट चौधरी को पार्टी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय आज संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर अपनी राय देगा। शीर्ष न्यायालय से इस बारे में राय मांगी गई थी कि क्या राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर कार्रवाई के लिए राज्यपालों पर समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 11 सितंबर को केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ साथ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित विपक्ष शासित राज्यों की ओर से 10 दिन तक मौखिक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इन राज्यों ने राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। इस समारोह के दौरान जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास के साथ इस समुदाय के नायकों पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर में जनजातीय विद्रोहों के नायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित करेंगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शाम हैदराबाद के पास बोलारम में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। 10 दिन के महोत्सव में पश्चिमी भारत की परंपराओं को हैदराबाद में प्रदर्शित किया जाएगा। हैदराबाद से हमारे संवाददाता समरेश ने बताया है कि समारोह में पश्चिमी कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय कला महोत्सव 22 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है और इस बार का थीम है वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स, पश्चिम की परंपरा जिसे हम बोल रहे हैं। तो ये वहाँ के जितने भी आप व्यंजन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वहाँ के डांस फॉर्म्स है, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ के हैंडलूम्स है, वो सब डिस्प्लेड रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। ये किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों को संबोधित करने की संभावना है। सम्मेलन से अलग श्री मोदी जोहान्सबर्ग में कुछ नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी सहकारी समितियों के सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के सशक्त माध्यम के रूप में उभरे हैं। श्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एनसीडीसी की 92वीं सामान्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4 गुना बढ़ाकर करीब 95,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार करते हुए कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी शामिल किया है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि हवाई अड्डों पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। यूएई के नागरिकों को अब भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर यह सुविधा मिल सकेगी। एक रिपोर्ट। इस सुविधा का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने पहले भारतीय ई वीजा या नियमित कागजी वीजा प्राप्त किया हो। योजना के तहत भारत आने वाले यूएई के नागरिक 60 दिनों तक भारत में रह सकते हैं। ये वीजा 60 दिनों की अवधि के भीतर 2 बार आने की अनुमति देता है। आवेदकों के पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। आवेदक से धन, आवास और वापसी या आगे की यात्रा का प्रमाण मांगा जा सकता है। ये वीजा सुविधा किसी भी ऐसे यूएई नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान में पैदा हुए हों या वहां के स्थायी निवासी हों। ऐसे यात्रियों को अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास या दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के माध्यम से वीजा के लिए आवेदन करना होगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने राज्य के सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। आगामी मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। हमारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का चरण शुरू हो चुका है। गणना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके ये लोग को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके बीएलओ को देने के साथ ही साथ एक भी अपने पास वो जरूर रखें। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सब का नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर कम करने के साथ ही 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। इस कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नई जीएसटी दरों से नागरिकों को लाभ मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करों में कटौती करके लोगों को बड़ी राहत दी है। इन सुधारों के अंतर्गत एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घरेलू उपकरणों की बिक्री में बढ़ोतरी आई है। इसी तरह टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर 28% के बजाय अब 18% जीएसटी लग रहा है, जिससे लोगों को ये उत्पाद अब पहले की तुलना में और भी अधिक सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी विनीत शर्मा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 10% जीएसटी कम करने से उपभोक्ताओं पर से आर्थिक बोझ कम हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जीएसटी 2.0 लाया है और लोगों को इश्तेहार पे थोड़ी राहत देने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है। नए कर सुधारों का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। रोहन और समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी 2025 का आज से गोवा में शुभारंभ होने जा रहा है।
शानदार परेड के साथ महोत्सव शुरू होने से पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज सुबह 11 बजे वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पेश है गोवा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज दुनिया भर के सभी सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की समृद्ध फिल्म विरासत और पर्दे पर कहानी कहने की असीम संभावनाओं के भव्य समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को देखने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। इफ्फी 2025 सिर्फ एक फिल्म महोत्सव नहीं बल्कि ये भावनाओं का उत्सव है और सिनेमा की शक्ति का प्रमाण है। ये महोत्सव अविस्मरणीय होने वाला है, जिसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। इस दौरान 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे। इस वर्ष जापान मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसकी 6 समकालीन फिल्में दर्शकों के सामने होंगी। गोवा के इस फिल्मोत्सव में गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, पी भानुमति, भूपेन हजारिका और सलील चौधरी जैसे सिनेमा जगत के दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही भारतीय सिनेमा में रजनीकांत के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष पहली बार AI फिल्म हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है, जो 48 घंटे का एक रचनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें फिल्म निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित नवाचारों की तलाश की जाएगी और सिनेमा के प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से AI को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के राज्यों की सरकारों को नवंबर और दिसंबर में स्कूली खेल प्रतियोगिताओं को टालने के लिए पत्र लिखा है। बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में कल एक बैठक में आयोग ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए यह फैसला लिया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया। खराब वायु गुणवत्ता के बीच राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी विशाल, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय ने कल पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य ने चीनी ताइपे के सू ली यांग को हराया। प्रणॉय ने इंडोनेशिया के योहानेस सौत मार्सेलिना को हराया। वहीं पूर्व विश्व नंबर 1 श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ली चिया हाओ कोसे को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। थारुण ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को एक करीबी मुकाबले में पराजित किया। दूसरी ओर आयुष ने कनाडा के सैम युआन को हराया। मंगलवार को पुरुष डबल्स का पहला मैच जीतने वाले साची का प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के सू ची हेंग और वू गुआन जुन से मुकाबला होगा। और विशाल, अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम में सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय ने किए रद्द, कहा न्याय का आदेश पलट नहीं सकती संसद। दैनिक जागरण ने न्यायालय की टिप्पणी को दिया है भारतीय संविधान में संसद या न्यायपालिका नहीं बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता का है सिद्धांत। प्रदूषण से बेरोजगार श्रमिकों को भत्ता दे राज्य सरकार। हिन्दुस्तान लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को ग्रैप 3 की पाबंदियों से के चलते श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने का दिया अहम निर्देश। घर खाली कराने के लिए देना होगा नोटिस, किराएदार को अब केवल 2 महीने का किराया देना होगा एडवांस। मकान मालिक मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। देश में जेंजी के वेलनेस में गिरावट, शहरों में रह रही युवा पीढ़ी की स्वास्थ्य जागरूकता में 22% की कमी। इंडिया वेलनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर ने ये खबर दी है। धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य नेता समारोह में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय विधेयकों की स्वीकृति के लिए समय सीमा के बारे में राष्ट्रपति के संदर्भ पर आज अपनी राय देगा।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में सरकारों को वायु प्रदूषण के बीच खेल स्पर्धाएं स्थगित करने को कहा। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।